देखिए, अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, नया चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, या इसको हम लोग साझेदारी का भी पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है, ये है आपका मेन टॉपिक इसमें, पुनर्गठन। ये पुनर्गठन क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। ये पुनर्गठन दो शब्दों के मेल से बना है। पुनः गठन। पुनः का मतलब आप जानते हैं कि यानी फिर से दोबारा करना है काम, और गठन का मतलब होता है कि शुरुआत करना, स्थापना करना, ये चीज। मतलब पुनः किसी चीज को पुनः शुरू करना, किसी चीज को पुनः शुरू करना। तो पुनः शुरू करने का मतलब यानी पहले से वो था, किसी कारण बस रुका, उसको फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब होता है कि साझेदारी की स्थापना हम लोग किस चीज से करते हैं? समझौता से। साझेदारी की स्थापना किस चीज से होता है? समझौता से। इस समझौता में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, साझेदारी समझौता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, तो पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। पुरानी साझेदारी क्या होता है? व्यवसाय चलता ही रहता है, व्यवसाय को बंद नहीं किया जाता है, व्यवसाय चलता ही रहता है, बस उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और जब पुनः नए सिरे से नया साझेदारी समझौता बनाकर व्यवसाय को पुनः संचालित किया जाता है, तो वही साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? किसी भी साझेदारी व्यवसाय में समझौता में परिवर्तन होने का परिणाम है कि साझेदारी का पुनर्गठन होता है। पुराना साझेदारी व्यवसाय को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, और नया एग्रीमेंट बनाकर जब व्यवसाय को पुनः शुरू किया जाता है, तो उसे ही साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। यानी पुनर्गठन का मेन मकसद होता है समझौता में परिवर्तन। समझौता में परिवर्तन मतलब पुनर्गठन। अब समझौता में परिवर्तन किन किन परिस्थितियों में होता है वो समझ लीजिए। उस पर आपका जितना भी पुनर्गठन होने का परिस्थिति है, कंडीशन है, उस हर एक कंडीशन पर आपको चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो पुनर्गठन होने का पहला कंडीशन है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए बी सी साझेदार है, उसका पहले से जो लाभ बांटने का अनुपात था 4-3-2, ये अनुपात था। अब वो लोग क्या कहता है कि ये पुराना कंडीशन था ना, पुराना में 4-3-2 में बांटता, और नया में वो लोग ए बी सी क्या करेगा? तो कहेगा कि 5-3-2 में लाभ बांटेंगे। किसमें बांटेंगे? 5-3-2 में। अब देखिए, तो ये पुराना एग्रीमेंट में ये था लाभ बांटने का अनुपात, तो उसी एग्रीमेंट में काट करके तो नहीं ना कर देगा 5-3-2। एग्रीमेंट में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होता है, तो पुराना साझेदारी समझौता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर नया एग्रीमेंट तैयार करेगा, कहेगा अब लाभ को कैसे बांटना है? 5-3-2 में बांटना है। तो अनुपात में परिवर्तन हो गया ना, समझौता में परिवर्तन हो गया ना, तो ये कंडीशन हो गया कि आपको फर्म का क्या हो जाएगा? पुनर्गठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी जब वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए, तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। किस्सा समझ में आ रहा है? दूसरा कंडीशन, किसी नए साझेदार का प्रवेश हो। किसी नए साझेदार का क्या हो? मान लीजिए कि पहले से ए बी साझेदार था। पहले से क्या था? ए बी साझेदार था, जिसका अनुपात था 3-2। ए बी साझेदार था, लाभ बांटने का अनुपात था 3-2। अब नया साझेदार सी को व्यवसाय में शामिल किया जा रहा है, तो उसी में काट खोट करके नहीं ना बढ़ा लेगा,
तो पुराना समझौता को क्या करेगा, बंद कर देगा, पुराना समझौता समाप्त। अब फिर नया एग्रीमेंट बनाएगा जिसमें ए बी सी 3 साझेदार हुआ, तीनों का लाभ बांटने का कुछ न कुछ अनुपात देगा। तो समझौता में परिवर्तन हुआ ना, मतलब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन, अनुपात में परिवर्तन, पुनर्गठन, नया साझेदार का प्रवेश, पुनर्गठन। ठीक है। फिर मान लीजिए अगला कंडीशन होगा किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण, किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण। ए बी सी 3 वो साझेदार था। अब सी नाम का साझेदार कहता है कि भाई अब हम व्यवसाय में एक साथ काम नहीं करेंगे, हम व्यवसाय से क्या लेंगे, रिटायर लेंगे। अब रिटायर लेने का कोई भी कारण हो सकता है, उसकी शारीरिक अवस्था ढल गई हो या उसकी मानसिकता ये हो गया हो कि हम अपना अलग से व्यवसाय करेंगे। ठीक है, बहुत तरह का कंडीशन होता है कि हम व्यवसाय में नहीं रहना चाहते हैं एक साथ, है कि नहीं, तो वो अपना व्यवसाय से क्या करेगा, अपना झोरा झंटा लेकर के निकल जाएगा। जो उसका अपना हिस्सा होगा वो लेगा और कहेगा भाई हमको विदा करो, उसको व्यवसाय से निकाल देगा, निकल जाएगा वो। तो किसी साझेदार जब व्यवसाय से निकल जाता है तो वो क्या होता है, साझेदार का रिटायरमेंट। तो ऐसे में भी 3 वो साझेदार था, पुराना एग्रीमेंट में 3 वो साझेदार था, एक साझेदार रिटायर हो गया, उसको हटाने के लिए क्या करेगा, पुराना एग्रीमेंट समाप्त, नया एग्रीमेंट बनाएगा, है ना। तब उसमें ए और बी 2 को साझेदार रहेगा। तो समझौता में परिवर्तन मतलब पुनर्गठन। यानी अगर कोई साझेदार व्यवसाय से क्या ले, रिटायरमेंट हो, तो ये भी साझेदारी का पुनर्गठन होने का एक कंडीशन है। समझ में आ रहा था। किसी साझेदार का मृत्यु हो जाना, किसी साझेदार का मृत्यु हो जाना। एबीसी मान लीजिए साझेदार है, सी किसी एक्सीडेंट में या किसी कारणवश मर गया, वो मर गया, तो मर गया तो अब वो व्यवसाय से तो सदा के लिए रिटायर हो गया, सदा से व्यवसाय से क्या पूरा दुनिया से रिटायर हो गया, है ना। हाँ, तो अगर कोई साझेदार मर जाए तो भी एग्रीमेंट में परिवर्तन होगा। तो ये भी एक कंडीशन है आपके साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होने का। व्यवसाय तो वही रहेगा, व्यवसाय वही रहेगा। एबीसी साझेदार था, सी मर गया, अब एबी मिलके चलाएगा, व्यवसाय वही है, बस समझौता में परिवर्तन हो गया और ये फर्म का पुनर्गठन। ठीक है। अगला कंडीशन है 2 या 2 से अधिक फर्मों का एकीकरण हो जाए। एकीकरण का मतलब एक हो जाना। मान लीजिए ए और बी अलग व्यवसाय चलाता है, सी और डी अलग व्यवसाय चलाता है। दोनों आदमी के मन में, चारों आदमी के मन में विचार आया कि चलो दोनों आदमी मिलके एक व्यवसाय बना लेते हैं। ए बी सी डी चारों आदमी एक साथ व्यवसाय को करने के लिए तैयार हो गया। तो अब ये क्या हो गया, 2 अलग अलग फर्म था, दोनों एक मिल गया, तो ये हो गया 2 या 2 से अधिक फर्मों का। मान लीजिए ए बी सी डी डी ई एफ अलग अलग 4 गो व्यवसाय था, चारों एक में मिल जाएगा, हो सकता है ना, एक में मर्ज हो गया। तो ये हो जाएगा क्या चीज, 2 या 2 से अधिक फर्मों का एकीकरण। तो ये भी फर्म का पुनर्गठन होने का एक कंडीशन बनता है। तो यही आपको 4-5 कंडीशन था, 5 कंडीशन था साझेदारी फर्म के पुनर्गठन होने का। ये 5 कंडीशन पर आपको अलग अलग चैप्टर मिलेगा, जिसमें 4 चैप्टर आपको 12वीं में मिलेगा और 1 चैप्टर पार्ट 1 में जाके मिलेगा। ठीक है, जिसमें वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात का जो परिवर्तन है वो हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, जो 4 नंबर चैप्टर है आपका। ठीक है, तो वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आपका ये चैप्टर है, ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए एबीसी 3 गो वर्तमान में साझेदार है, ये लोग पहले से 5-3-2 अनुपात में लाभ बांटता है, 5-3-2 में लाभ बांटता है। तो इसका हिस्सा हुआ 5/10, 3/10, 2/10 हुआ ना। अब आज के बाद वो लोग विचार, ये तो पुराना अनुपात है इसका, जो पहले से लाभ बांटते हुए आ रहा था। अब आज के बाद नया होगा। आज के बाद वो लोग विचार किया कि बराबर बराबर लाभ बांटेंगे,
कैसे? बराबर बराबर लाभ बांटेंगे। तो अब ये उसका ओल्ड रेशियो था, अब न्यू रेशियो होगा। अब जो न्यू रेशियो बनेगा लाभ बांटने का वो ए बी सी का 1:1:1 हो जाएगा। तो अब उसका हिस्सा हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 होगा कि नहीं होगा? यानी पहले 10 रुपया होता था तो 5 रुपया 3 रुपया 2 रुपया ऐसे लेता। अब बराबर बराबर हो गया। तो अब यदि मान लीजिए 3 रुपया अगर होता है तो 1-1 रुपया बराबर बराबर लेगा। मान लीजिए अगर 10 रुपया लाभ होता है तो 3 रुपया 33 पैसा 3 रुपया 33 पैसा 3 रुपया 33 पैसा बराबर बराबर में गया ना। तो एगो का 34 पैसा कर लेंगे हम लोग, नहीं तो 99 पैसा होगा ना। 3 रुपया 33 पैसा करके 3 को देंगे तो 3 रुपया 99 पैसा हुआ। 1 पैसा दशमलव के कारण को उतना माइनर बात रखा जाता है। किसी को 34 पैसा कर देंगे। आया बात समझ में? चलिए तो देखिए पहले मान लीजिए 5 रुपया मिलता था किसी को, अब 3 रुपया 33 पैसा मिलेगा। उसमें कमी हुआ ना कि नहीं हुआ? कमी। इसको 3 रुपया मिलता था, अब इसको 3 रुपया 33 पैसा मिलेगा। इसमें बढ़ गया ना। इसको 2 रुपया मिलता था पहले, अब 3 रुपया 33 पैसा मिलेगा तो बढ़ गया ना कि नहीं बढ़ा? तो यही हुआ अनुपात में परिवर्तन होना। यानी पहले कुछ और मिलता था अब कुछ और मिलेगा। समझ में आ रहा बात? यानी वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से आप क्या समझते हैं? ऐसा प्रश्न यदि पूछेगा तो आप क्या कहिएगा कि जब फर्म में वर्तमान में जो साझेदार हैं उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में जब परिवर्तन होता है, यानी आगामी वर्षों में होने वाले लाभ को बांटने के लिए वो अपने अनुपात में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं और पुराने अनुपात को बदल कर नए अनुपात को तय करते हैं। तो यही होता है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। समझ में आ रहा बात? यानी जब साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, पहले के अनुपात को बदलकर एक नए अनुपात को तय करते हैं, तो यही क्या कहलाता है? वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें अगला टॉपिक क्या आएगा आपको ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपको ऐसे प्रश्न पूछे कि पुराना अनुपात क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जब फर्म के वर्तमान साझेदार पिछले कई वर्षों से जिस अनुपात में लाभ को बांटते हुए आते हैं वही पुराना अनुपात कहलाता है। ऐसे ही भी नया प्रश्न पूछेगा कि नया अनुपात क्या होता है, तो कहिएगा जब वर्तमान साझेदार अपने लाभ को आगामी वर्षों में बांटने के लिए या आने वाले समय में जो लाभ होगा या भावी लाभ जो होगा उसको जिस अनुपात में बांटने के लिए तैयार होते हैं वही नया अनुपात कहलाता है। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद अगला टॉपिक आएगा त्याग अनुपात क्या होता है। कौन चीज? अंग्रेजी में इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखिए त्याग का मतलब क्या होगा? मतलब हमको पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलेगा। तो हमको पहले 5 रुपया मिलता था अब 3 रुपया 33 पैसा मिलेगा, जैसे भी बताया था मैंने। तो हमको पहले 5 मिलता था अब 3 रुपया 33 पैसा मिलेगा। तो 1 रुपया 67 पैसा का तो हमने त्याग किया ना कि नहीं किया? तो वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण किसी साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी आती है। किसी साझेदार के लाभ के हिस्से में क्या आती है? कमी आती है। जिस अनुपात में यह कमी आती है वही क्या कहलाता है? त्याग अनुपात कहलाता है। समझ में आ रहा बात? ठीक इसका अपोजिट होगा प्राप्ति अनुपात। कौन सा चीज? प्राप्ति अनुपात। तो प्राप्ति अनुपात भी वही बात कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण किसी साझेदार के लाभ के हिस्से में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। तो जिस अनुपात में यह वृद्धि होता है वही क्या कहलाता है? प्राप्ति अनुपात। यानी जिस अनुपात में यह वृद्धि होता है वो प्राप्ति अनुपात कहलाता है। समझ में आ रहा बात? जैसे भी बताया
कि इसको पहले 3 रुपया मिलता था, अब 3 रुपया 33 पैसा मिलेगा, तो 33 पैसा इसको बढ़ा ना, तो ये हुआ प्राप्ति अनुपात का बात। समझ में आ रहा बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, उसके बाद इसमें आपको सवाल बनाते समय इसमें कहता है ख्याति का समायोजन करना। इसमें आगे टॉपिक पर आएगा पुनर्मूल्यांकन खाता से संबंधित, ठीक है। तो ख्याति का समायोजन भी अभी बताने से कोई फायदा नहीं हमको लग रहा है। जब सवाल वो बताने लगेंगे ना, उस समय में इसको ज्यादा बारीकी से समझाएंगे तो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता पर। पुनर्मूल्यांकन खाता पर, तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। नाम से ही क्लियर है, पुनर्मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन। अंग्रेजी में इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। री मतलब पुनः, वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन। अब ये पुनः मूल्यांकन क्या होगा, ध्यान दीजिए। जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो पहले से हमारे पास कुछ बैलेंस शीट होता है ना, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज भी कुछ ना कुछ होता है और एसेट्स भी मेरा कुछ ना कुछ होता है। तो बैलेंस शीट में हर एक दिन बदलाव नहीं होता है। साल के अंत में जब वर्ष क्लोज होता है, किसी ईयर को जब हम लोग समाप्त करते हैं, बंद करते हैं, और उस समय में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जितना बदलाव होना रहता है हम उसी समय में करते हैं, है ना। तो जिस तारीख को मान लीजिए किसी साझेदार को प्रवेश दिए, चाहे रिटायर किया या कोई मरा, चाहे अनुपात में परिवर्तन हुआ, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हुआ, उस तारीख को हमारे पास कुछ ना कुछ बैलेंस शीट में तो संपत्ति या लायबिलिटीज होगा ना। तो उससे पहले जो उसका दाम है और आज के बाद जो उसका दाम है, उस डेट में हम लोग एक रिवैल्यूएशन करते हैं। किस लिए रिवैल्यूएशन करते हैं, ध्यान दीजिए। कोई भी फायदा या घाटा व्यवसाय में होता है तो साझेदार पुराने अनुपात में बांटते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यवसाय में कोई भी फायदा या घाटा जो होता है उसको साझेदार किस अनुपात में बांटते हैं, पुराने अनुपात में। क्यों कि फायदा या घाटा तो लास्ट में होता है, लास्ट में ना, और अनुपात हमारा पहले हमने पूरे साल व्यवसाय चलाया तब लास्ट में जाके हमको फायदा या घाटा हुआ। तो इससे पहले का जो हमारा पुराना अनुपात है, उसी अनुपात में साझेदार क्या करते हैं, आपस में लाभ बांट लेते हैं। तो आज के डेट में समझिए, मेरा बैलेंस शीट में मेरा बिल्डिंग है, तो बैलेंस शीट में उसका दाम 1 लाख रुपया है। तो ये 1 लाख रुपया बैलेंस शीट में जो संपत्ति का दाम है वो कब का है, एक साल जो पहले चला था उसी डेट में ना, उसमें 1 लाख हमने डाला था। साल भर तो बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आज के डेट में उसका दाम 1 लाख होगा, ये जरूरी नहीं है। 1,10,000 भी हो सकता है, 90,000 भी हो सकता है। संपत्ति का दाम में वृद्धि भी हो सकता है और संपत्ति के दाम में कमी भी हो सकता है। तो अगर संपत्ति के दाम में वृद्धि होगा तो फायदा, लाभ, और कमी होगा तो घाटा। तो फायदा जो हुआ हमको संपत्ति में, मान लीजिए, तो इस फायदा को हम लोग किस अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात बांटेंगे ना, पिछले साल वाले अनुपात में बांटेंगे जो पहले से मेरा था। अच्छा, आज के बाद नया अनुपात हो जाएगा। तो ये जो फायदा है मेरा पहले से, उसको हम लोग किस अनुपात में बांट लेंगे, पुराने में ना। इसलिए कि अगर इसको हम आज बांटकर समाप्त नहीं कर लें तो आज के बाद तो नया अनुपात हो जाएगा। तो फिर जब वर्ष समाप्त होगा तो ई वाला फायदा को हमको नया अनुपात में ना बांटना पड़ेगा उस समय में जाके, क्योंकि फिर जब अगला साल खत्म होगा तो जो अभी नया है वो बाद में पुराना हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? बांटना तो है पुराने अनुपात में। अभी बांटेंगे तो पहले से जो अनुपात था उसमें, 1 साल के बाद जो बांटेंगे तो अभी जो तैयार किए हैं वो 1 साल बाद पुराना हो जाएगा ना। तो उस अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो साझेदार लोग क्या कहेगा कि भाई ये तो पहले का फायदा घाटा है ना, इसको किस अनुपात में बांटो, पुराना में। तो इसीलिए जब वर्तमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के कारण जो भी फायदा या घाटा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे,
पुराने अनुपात में बांटने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के तैयार कर लेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी फायदा या घाटा है उसको आज ही बांट कर क्या कर दो, समाप्त कर दो, ताकि फिर आज के बाद जो नया अनुपात होगा, अब आज के बाद जो भी फायदा घाटा होगा वो नया अनुपात में होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए फर्म का जब पुनर्गठन होता है तो पहले वाला जो भी माथापेची है उसको पुराने अनुपात में बांट कर क्या कर दो, समाप्त कर दो। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो फर्म के पुनर्गठन होने के स्थिति में या पुनर्गठन होने के समय बैलेंस शीट में जो पहले से संपत्ति या दायित्व है उसका जो पुस्तकीय मूल्य है, पुस्तकीय मूल्य मतलब जो बैलेंस शीट में उसका मूल्य है, वो मूल्य उसके आज के वर्तमान मूल्य से, यानी आज का जो उसका बाजार मूल्य है, मतलब पहले से जो दाम था वो पुस्तकीय मूल्य जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, और आज के डेट में जो उसका मार्केट वैल्यू है, आज का जो उसका वर्तमान मूल्य है, उस मूल्य में दोनों का जो अंतर होगा, उस अंतर के कारण जो होने वाले फायदा या घाटा है, उस फायदा या घाटा को कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। समझ में आ रहा? इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं सर। अब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो वृद्धि या कमी होता है उसके लिए सवाल में कहेगा जर्नल एंट्री बनाइए। क्या बनाइए? तो अब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने के लिए क्या एंट्री होगा, देखिए अभी समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, क्या होने पर? वृद्धि होने पर। माथा ने ना भारी हो रहा है, सुनिए। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट लाभ या हानि का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? तो लाभ हानि का बोध कराता है, इसका मतलब यह नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। फायदा होगा तो क्रेडिट करेंगे, घाटा होगा तो डेबिट करेंगे। अब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर फायदा होगा या घाटा? फायदा होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को 2 में रखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस में रखेंगे? तो क्रेडिट में। फायदा होने पर क्रेडिट करेंगे ना, तो डेबिट तो कुछ न कुछ होगा, रिवैल्यूएशन को तो क्रेडिट में रखना है ना। तो अब है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर संपत्ति को डेबिट किया जाता है। याद रखिए नियम आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि संपत्ति का खाता डेबिट से खुलता है, उसमें वृद्धि होगा तो डेबिट करेंगे, कमी होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होगा तो एसेट्स अकाउंट डीआर अकाउंट, और 2 में क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर ऐसे ही संपत्ति के मूल्य में अगर कहेगा कमी होने पर, तो ठीक इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर यही आपको कह दे कि संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। अगर घाटा हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? कोई दिक्कत हो रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और फिर 2 में क्या हो जाएगा? संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर संपत्ति को क्रेडिट किया जाता है। तो 2 में क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट। समझ में आ रहा था? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर ऐसे ही दायित्व के मूल्य में भी वृद्धि कमी होता है ना। हाँ सर। दायित्व के मूल्य में भी वृद्धि और कमी होता है। अब देखिए, तो दायित्व के मूल्य में यदि वृद्धि, हम यहीं पर कर देते हैं काम। आया बात समझ में? अब देखिए दायित्व के मूल्य में यदि कमी हो, दायित्व के मूल्य में क्या हो? कमी हो। तो दायित्व के मूल्य में यदि कमी हो तो यहां ध्यान दीजिए, दायित्व के मूल्य में कमी हो तो फायदा होगा कि घाटा?
कर्जा मेरा यदि कम हो जाए तो हमारे लिए फायदा की घाटा? फायदा ना। तो फायदा तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। और कर्जा को क्या कर देंगे? डेबिट। यहाँ लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट क्या कर देंगे? दिया। क्यों? तो याद कीजिए, कर्जा का खाता क्रेडिट से खुलता है, उसमें वृद्धि करेंगे तो क्रेडिट, कमी होगा तो डेबिट। समझ में आ रहा बात? तो लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे कमी होने पर, और रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हो जाएगा, दायित्व के मूल्य में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो ये हमारे लिए घाटा होगा कि फायदा? कर्जा मेरा बढ़ जाए तो घाटा होगा ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या लिख देंगे? लायबिलिटीज अकाउंट। समझ में आ रहा बात? फिर इसी में फायदा या घाटा शुद्ध रूप से निकाला जाता है। किसी संपत्ति पर फायदा हुआ, किसी कर्जा पर मान लीजिए घाटा हुआ, तो सारे फायदा घाटा को एक जगह इकट्ठा करके एडजस्ट कर लेंगे ना। तो तब वो फायदा घाटा फिर साझेदार के पूंजी खाता में भेजा जाता है, उसके लिए भी एंट्री होता है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को मन थोड़ा बढ़िया गया है। फिर अगले वीडियो में जब सवाल बताएंगे तो बताएंगे। धन्यवाद।